और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रेत माफिया इनमें ज़्यादा सक्रिय हो गए। रेत निकालने में जितने का ठेका हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रेत निकाली जा रही है, और जो नदी के जो सीने को चीरने का काम हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे। इनके अंदर जो उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं, रेत ठेकेदार के जो लोग हैं, वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनको परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है 15 दिन हो चुके हैं पर कोई उल्लेखनीय प्रगति मुझे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है बालाघाट की दबंग विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे जी के साथ, और इनका जो यहाँ पर कार्यप्रणाली है वो काफ़ी चर्चित है। लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, और जो चुनाव खत्म होने के बाद जो सबसे ज़्यादा मसला उठा है वो है रेत का मसला, चूँकि ये शासकीय निर्माण कार्यों से भी जुड़ा है और आम जनता से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि भाजपा के भी विधायक दलगत भावना से ऊपर उठकर रेत के मसले पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ हम बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे जी से जानेंगे कि किस तरह वो राहत देने की कोशिश करेंगे रेत के मसले पर। नमस्कार। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा बालाघाट जिला जल संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर जिला है, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने भरपूर कहना चाहिए प्राकृतिक संपदा के बीच में हम निवास करते हैं। और हमारे यहाँ की जो जीवनदायिनी नदियाँ हैं, जिसमें प्रमुख रूप से वैनगंगा जी हैं, बाघ नदी है, देव नदी है, चंदन नदी है, और इन नदियों के कारण यहाँ पर रेत भी बहुतायत में पाई जाती है। बहुतायत में रेत है, और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रेत माफिया इनमें ज़्यादा सक्रिय हो गए। रेत निकालने में जितने का ठेका हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रेत निकाली जा रही है। अवैध परिवहन हो रहा है और किसी भी तरह से कोई रोकथाम नहीं हो रही है। इसके लिए निरंतर हमने लड़ाई लड़ी है, आप सभी जानते हैं, और आज भी हम इस मसले पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी नई सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, तो हमें तो उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं कि वो इन रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो नदी के जो सीने को चीरने का काम हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 हम कांग्रेस के विधायक हैं, जो हमारी सम्मानीय जनता के आशीर्वाद से हम विधानसभा तक पहुँचे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव के पहले अभी तो वर्षों से हम देख रहे हैं कि रेत का जो है इनलीगल कारोबार हो रहा है, और इसमें सारा प्रशासन तंत्र जो है मौन होकर देख रहा है, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे खनिज अधिकारी हो, और कहीं अगर हम जैसे जनप्रतिनिधि, आपने देखा माननीय मुंजारे जी जो पूर्व सांसद बालाघाट जिले के, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। और पर भी भाभी जी ब्लैकमेलिंग का, अभी आपने पढ़े होंगे, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। जनता की आवाज़ उठाने वाले को अगर ब्लैकमेलर के संज्ञा दी जाएगी तो ऐसे में किस तरह का मैसेज जाएगा फिर जनता के बीच? कौन जनता की लड़ाई के लिए आगे आएगा? देखिए, हमेशा से ही संघर्ष करने वाले जो सच की लड़ाई लड़ते हैं उनको बहुत सारे आरोपों का भी सामना करना पड़ता है, और सीधी बात है कि जो गलत व्यक्ति है, जो चोर है या चोरी कर रहा है, वो तो सामने वाला अगर उसको रोक रहा है तो उसके खिलाफ में अनर्गल प्रलाप करेगा ही, अनर्गल बातें करेगा ही। लेकिन इसके लिए जो हमारे जो कानून बने हैं उन कानूनों के बारे में सोचने, उन कानून को सोचने वाली बात है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, जनता का नेता है, और अगर कोई गलत काम कहीं हो रहा है तो वो तो जनता की आवाज़ पर जाएगा। मैं भी आज जनप्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ, मुझे भी जाना है। और इस तरह जो आरोप लगाए गए माननीय मुंजारे जी पे, पूरा बालाघाट जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं शुरू से, और उन्होंने हमेशा जनहितैषी मुद्दे उठाए, सड़क से लेके चाहे विधानसभा का सदन हो चाहे लोकसभा का सदन हो। तो उन पर ये आरोप लगाना इतना हास्यास्पद है कि अवैध वसूली और मारपीट, बल्कि वो रुकवाने गए थे उस काम को, और चोरी जो हो रही थी रेत उसको पकड़ने गए थे, डंपर उन्होंने कई जब्त करवाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बालाघाट जिले में उत्तर प्रदेश के लोगों को लाके रखा गया है और उनका अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। अभी पिछले दिनों हमारी बैठक हुई टास्क फोर्स की, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी कर रहे थे, उसमें पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी भी थे। तो हम 6 विधायकों ने हमारे जो
2 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी और हम चारों ने, हमने सबने ये आवाज़ उठाई थी कि भाई हमारे ज़िले में अगर बाहर से कोई अनाधिकृत रूप से आके रह रहा है और हमारे लोगों पर ही अगर हम जा रहे हैं रेत पे के खिलाफ कार्रवाई, सरेंडर कर रहे हैं और फिर इसके बाद तो और महंगी फिर रेत हो जाएगी, क्या रहेगा? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि रेत महंगी ना हो, क्योंकि हमारी संपत्ति हमारे ज़िले में ही है और हमारी संपत्ति हमको इतनी महंगी मिलेगी तो हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, शासकीय कार्य कैसे होंगे। पंचायतों के में कई कार्य चलते रहते हैं, अभी मनरेगा के काम चल रहे हैं और भी काम हो रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल हमने जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से ये बात की हुई है कि जो रेट निर्धारित है सामान्य शासकीय दर है वो रहें, लेकिन अनाधिकृत रूप से रेट नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और जनता को, हमारी ग्रामीण जनता को रेत निकासी में उनके घाट से कोई दिक्कत आप मानते हैं कि जनता त्राही है जो 4-5 हज़ार रुपए में ट्राली जा रही है? बिल्कुल त्राही है। मैं कल ही गांव में गई थी तो वहाँ पे एक हमारा किसान भाई बैलगाड़ी में रेत निकाल रहा था, तो मुझे देखा और रोका उनने, भाभी जी रुको। मैंने कहा क्या हुआ? बोले देखिए, बोले हम कितनी मुसीबत से रेत निकाल के लाते हैं और उसके बाद हमको रेत ठेकेदार के लोग हमको पकड़ते हैं, हमारे साथ गाली गलौज करते हैं और हमको रेत ले जाने नहीं देते। तो ये सब हो रहा है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी जिला प्रशासन को कि उन्होंने कहा था टास्क फोर्स की मीटिंग में कि 15 दिन के अंदर जो उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं, रेत ठेकेदार के जो लोग हैं, वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनको परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है 15 दिन हो चुके हैं पर कोई उल्लेखनीय प्रगति मुझे दिख नहीं रही है। तो जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे और तत्काल उनका पुलिस वेरिफिकेशन होकर उनका परिचय पत्र दिया जाए। भाभी जी, जो नदी है, आप भी यहाँ के संरचनाओं से परिचित है, नदी के किनारे सैकड़ों किसानों की खेती होती है जो हर साल बाढ़ में प्रभावित भी होती है, डूब जाती है, उनका लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। उनके खेतों में रेत भी आ गई है लेकिन उनको रेत निकालने की अनुमति नहीं है ताकि उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सके। क्या आप भविष्य में ऐसी नीति बनाएंगे कि उन किसानों के लिए एक कोई नीति, आप ठोस नीति बना सके ताकि वो अपनी खेत की रेत बेचकर कम से कम अपना जो नुकसान है उसका भरपाई तो कर सके? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे किसानों का एक तो नुकसान हो रहा है क्योंकि नदी के किनारे बहुत सारे हमारे खेत हैं किसान भाइयों के। हमारे पास कई, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा खैरी का हम ले लें, ग्राम खैरी, छोटी कुम्हारी, बड़ी कुम्हारी, यहाँ पर हम देखते हैं कि हर साल बाढ़ आती है और बहुत सारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद होती है और रेत बह के आ जाती है बाढ़ के पानी में। तो ये तो बिल्कुल एकदम नियम के हिसाब से बात होना चाहिए कि भाई एक तो उनकी खेती ही नुकसान में गई और फिर रेत तो अपने आप बह के आई, वो तो चोरी की नहीं गई है या कहीं से लाई नहीं गई है। तो उस रेत को निकालने के बिल्कुल उनको अधिकार हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए। और इस संदर्भ में मैं मेरे किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि अगर आपके साथ ही दिक्कत आ रही है, कहीं आपको प्रशासन तंत्र के द्वारा, खनिज विभाग के द्वारा अगर कहीं रोकथाम की जाती है तो आप मुझे बताएं, हम सब मिलकर ये बात को ऊपर तक ले जाएंगे, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे खनिज मंत्री जो हैं उन तक भी हम जाएंगे और ये किसान हित में मैं पूरा किसान भाइयों के साथ में हूँ। भाभी जी, आखिरी सवाल कि 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं लेकिन भटेरा चौकी का ओवरब्रिज नहीं बन रहा है, इससे थोड़ी सी वहाँ लोगों में नाराज़गी है। किस तरह वहाँ सामंजस्य बिठाकर वो काम को चालू कराएंगे? वो मेरा शुरू से यही लक्ष्य रहा है। जब मैं आप सबकी शुभकामना और आशीर्वाद से बालाघाट नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष थी तब भी मैं यही कहती थी, आज मैं आप सबकी शुभकामना और आशीर्वाद से विधानसभा में निर्वाचित हुई हूँ तो हमारा शहर मॉडल शहर बने, बालाघाट शहर मॉडल सिटी बने। तो इस दिशा में मेरा पूरा प्रयास आज भी है, वैसा ही रहेगा। 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं, तीसरे ओवरब्रिज की क्या प्रक्रिया भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं उस संदर्भ में भी एक बैठक लेके संबंधित अधिकारियों से और ठेकेदार जो हैं उनको बुला के जब चर्चा करना है मुझे। और वहाँ पे ओवरब्रिज बनना बहुत ज़रूरी, भटेरा चौकी के इलाके में भी, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहीं पे होता है और दुर्घटनाएं भी वहीं सबसे ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण वहाँ यातायात बहुत ज़्यादा
तेज होता है बहुत ज़्यादा। और कई बार हमने देखा कि बहुत अप्रिय स्थिति का सामना हमारी माता बहनों को ही करना पड़ता है, बुजुर्गों के साथ भी घटनाएं होती हैं, छात्र छात्राओं के साथ। तो ओवरब्रिज बनना चाहिए और इस दिशा में मेरा पूरा सकारात्मक प्रयास रहेगा और पूरी निष्ठा के साथ में आपके माध्यम से हमारी जनता को, सम्मानित शहर के निवासियों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वो बनेगा और आप सबको इस ओवरब्रिज निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना होगा। हम आपके बीच में आएंगे और बैठकर आगे का प्लान करेंगे। विधायक बनकर आए हैं, क्षेत्र में ऐसे कौन से चैलेंजिंग काम है जिसको आपको करना है, आपके मन में रहता है? मैंने कहा ना, सबसे जैसे आपने अभी बात की, तो चैलेंजिंग काम तो यही सबसे बड़े हैं कि हमारे यहाँ पूरे ओवरब्रिज बन जाएं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो बन जाए, यातायात व्यवस्थित हो जाए। उसके बाद हमारे शहर में, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात उठाई और इसमें मैं कृत संकल्पित हूँ कि हमारे यहाँ पे तैराकी संघ है, जिला तैराकी संघ है, लेकिन आज तक A+ नगर पालिका होने के बाद, बड़ा शहर हो जाने के बावजूद भी स्विमिंग पूल नहीं है। तो स्विमिंग पूल निर्माण ये करवाना, ये हमारे लिए एक जरूरी और जिम्मेदारी वाला काम है। सिंचाई के साधन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने बालाघाट लाल बर्रा विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 21 है, वहाँ पर टेकाड़ी जलाशय है जो अंग्रेजों के शासन काल में बना था और नहरें भी उसी जमाने की बनी हुई हैं, पर वो उनकी साफ सफाई नहीं होने के कारण, तालाब का गहरीकरण नहीं होने के कारण आज 40 गांव ऐसे हमारे हैं जो सिंचाई के पानी से बहुत बुरी तरीके से वंचित हो जाते हैं और हमारे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं। उनकी खेती में पानी नहीं होने के कारण वो आशा अनुरूप अपनी खेती को पैदा नहीं कर पाते। विधानसभा में सोनेवानी एक क्षेत्र है जिसको पढ़िए, प्रदीप जायसवाल जी, गौरी शंकर बिसेन जी चुनाव से पहले बहुत उलझे हुए थे। आपकी क्या इच्छा है, क्या वो बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, मैं तो सहमत हूँ इसमें। पर्यटन स्थल बनना चाहिए और मैं उस जगह का मैंने दौरा भी किया, चुनाव के समय में गई भी थी। बहुत सुंदर वनांचल ग्राम है वो, और वहाँ के जो हमारे भोले भाले हाँ आदिवासी भाई बहन लोग जो बिल्कुल प्रकृति के करीब हैं, वो हमारी भाषा भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो उसके बावजूद भी उनको जब हमने मतदान के अधिकार समझाए, मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने समझा। और आपने देखा होगा कि इस हमारे बालाघाट जिले का वो एकमात्र ऐसा बूथ है जहां मात्र 42 मतदाता हैं और 100% वहां मतदान हुआ है और 42 में से 36 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम अपने आदिवासी अंचल के उन भाई बहनों के साथ हैं और प्रकृति के साथ हैं। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ वैसे भी मैं, और वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में भी वो बनना चाहिए। तमाम बिंदुओं पर ये थी हमारे साथ अनुभव मुजारे जी, बालाघाट की विधायक, जो बेबाक है, चाहे वो अपने कार्य को लेकर हो, चाहे बोलने को लेकर हो। और उनका मानना है कि यहाँ के जितने भी संवेदनशील मसले हो, चाहे प्रकृति के हो, पर्यावरण के हो, चाहे लोगों के हित के काम करने की बात हो, वो हर मोर्चे पर अपनी आवाज़ भी बुलंद करेगी, विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगी और विकास कार्यों को बाकायदा धरातल पर भी उतारेगी। और जिले की, क्षेत्र की जो जनता है, उनको काफ़ी अपेक्षा है। अब देखने वाली बात होगी कि उन अपेक्षाओं पर श्रीमती मुजारे जी कितनी खरी उतरती है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्हारे। धन्यवाद।